अस्सलाम वालेकुम। बैलेंस शीट एनालिसिस की चौथी क्लास में खुशामदीद। दोस्तों, से पिछली वीडियो में हमने करंट एसेट्स का डीप एनालिसिस किया था हैस्कोल पेट्रोलियम कंपनी के एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपका एसेट्स के हवाले से टॉप टू बॉटम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पिछली वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दस्तयाब है। आइए तो आज हम नॉन करंट एसेट्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, ये वो वाले एसेट्स होते हैं जिनको कंपनी फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकती है। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक नहीं दो फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप अपने बिहाफ पे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको उन चीजों को समझने में आसानी होगी जिसे कंपनी हमेशा से अपना रेवेन्यू जनरेट करती थी, कर रही है और करती रहेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं और किसी दोस्त या ब्रोकर के टिप पे हम कभी कभी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जो आगे चल के बहुत खराब परफॉर्म करती हैं और हमारा सरमाया डूब जाता है। तो ऐसी बड़ी गलतियां या ऐसे बड़े गुनाह करने से हम खुद को बहुत ही आसानी से महफूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कंपनी किस चीज का बिजनेस कर रही है, कंपनी में कितनी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, कंपनी ने माजी में किन किन मसले मसाइल से लड़कर अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाया है, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है या कंपनी ने कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी का रेवेन्यू कितना होता है, कंपनी को हर साल कितना टैक्स पे करना पड़ता है, कंपनी को हर साल उमूमन कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। कारोबार में नफा नुकसान होता रहता है, लेकिन नुकसान किस वजह से हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको ब्रोकर वन बाय वन बैठ के नहीं समझाता, ना ही आपका कोई दोस्त आपको वो सारी क्यूरीज का जवाब दे सकता है जो कंपनी से रिलेटेड आपके दिमाग में है। आपका ब्रोकर बस अपनी कमीशन के चक्कर में आपको ऐसी दकियानूसी कंपनीज में इन्वेस्ट करवाता रहता है जिनकी वैल्यू आज बस कचरे के बराबर ही है। तो इन सारी बातों का जवाब आपको ना आपका ब्रोकर, ना आपका दोस्त और ना कोई और बल्कि कंपनी आपको खुद देती है। जी बिल्कुल, कंपनी हर साल अपने पूरे साल का एहतसाब करके एक रिपोर्ट बना के आपके सामने रखती है जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब होता है जो कि 100% ऑथेंटिक होता है। अगर कंपनी ने किसी चीज में झूठ भी बोला है तो वो भी आपको ऑडिटर रिपोर्ट से पता चल जाता है। मतलब कि कंपनी की पूरी खुली किताब आपके सामने होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा मसला होता है। कंपनीज अपनी रिपोर्ट्स एक कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाती हैं जिसमें आपके लिए जरूरी होता है कि आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस की थोड़ी बहुत जबान समझ में आती हो, वरना आपका जहन ये सारी बातें हजम नहीं कर पाता और ये सारी बातें आपके सर के ऊपर से चली जाती हैं। लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको कंपनी की बोरिंग रिपोर्ट्स बिल्कुल दिलचस्पी के साथ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के आखिर तक हमसे जुड़े रहें। अब वीडियो देखने के दूसरे और सबसे अहम फायदे की बात करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो एज अ शेयर होल्डर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस कंपनी के उन असासों के बारे में जानने की जो कंपनी को पैसे जनरेट करके देते हैं। और कंपनी उन एसेट्स के बगैर चल ही नहीं पाती। कुछ असासे कंपनी के ऐसे होते हैं जो कंपनी को सिर्फ 1 साल तक रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम उन एसेट्स के बारे में बात करेंगे जो कंपनी को 1 साल के बाद भी पैसे बना के देते रहेंगे। और कंपनी इन असासों को कैश में कन्वर्ट कर तो सकती है, लेकिन उमूमन कंपनी ऐसा करती नहीं है। कंपनी ऐसा क्यों नहीं करती, इसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करते हैं। तो आइए आज हम फिर से हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स को समझने में। हैस्कोल कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कहां से डाउनलोड होगी इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। हैस्कोल की एनुअल रिपोर्ट में हम सीधा फाइनेंशियल रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाके पहुंचते हैं तो हमें नॉन करंट एसेट्स वाले हेड में सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का सब हेड देखने को मिलता है, जिसको अकाउंटिंग की दुनिया में PP&E भी कहा जाता है। PP&E को समझने से पहले आपको थोड़ा एसेट्स की टाइप के बारे में भी बताता चलूं कि एसेट की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक टेंजेबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या जिनको आप हाथ लगा के टच कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे जमीन, इन्वेंट्री और फर्नीचर वगैरह। और दूसरे होते हैं इनटेंजेबल एसेट्स। इनटेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैकिन्टोश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर इन नेचर है, और ये सॉफ्टवेयर इनटेंजेबल एसेट है एप्पल कंपनी का, क्योंकि सॉफ्टवेयर फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर बात करें आईफोन मोबाइल का तो वो टेंजेबल एसेट है, क्योंकि वो एक हार्डवेयर है जिसे आप टच भी कर सकते हो,
और दीवार में मार के तोड़ भी सकते हो। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हैस्कोल की बैलेंस शीट में जो PP&E है ये टेंजिबल एसेट की बात हो रही है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेड के अंडर वो प्रॉपर्टी यानी प्लॉट्स इंक्लूड होते हैं जिसपे कंपनी का किसी किस्म का प्लांट बना हुआ हो। जैसे हैस्कोल के केस में कंपनी के पास ऑल ओवर पाकिस्तान 6 ऐसे बड़े बड़े डिपोज यानी गोदाम हैं जिनमें कंपनी बाहर से ऑयल इंपोर्ट करके स्टोर करती है। इसके अलावा कंपनी के कुछ जाती पंप साइट्स जो कंपनी खुद ऑन करती है वो भी इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास जितने भी इक्विपमेंट्स जैसे हैमर, स्पेनर सेट, स्क्रू ड्राइवर वगैरह वगैरह शामिल होते हैं। कहने को तो ये बहुत छोटी और मामूली चीजें होती हैं, लेकिन कंपनी अपने पास हर चीज का हिसाब रखती है। अगर कंपनी अपने यूज में कोई कील भी किसी फर्नीचर में इस्तेमाल करती है उसका भी हिसाब कंपनी PP&E में मेंशन करती है। कंपनी जो मशीनरी यूज करती है अपने डे टू डे वर्क के लिए वो भी इस हेड के अंडर इंक्लूड है। इसके अलावा कंपनी जो अपने हायर मैनेजमेंट को गाड़ियां उनकी कन्वेंस के लिए देती है वो भी PP&E में इंक्लूड होती हैं। याद रखें हैस्कोल के केस में टैंक लॉरीज भी इसी हेड के अंडर इंक्लूड होती हैं जो ऑयल को डिपो से लेकर पेट्रोल पंप तक लेके जाती हैं। कंपनी जो कंप्यूटर्स या प्रिंटर्स अपने इस्तेमाल में यूज करती हैं वो भी इस PP&E के अंडर आता है। और आखिर में कंपनी के जितने भी ऑल ओवर पाकिस्तान में ऑफिसेज हैं और उनमें जो फर्नीचर ज़ेर इस्तेमाल हैं वो भी सब इस PP&E के अंडर इंक्लूड होता है। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जो कंपनी, कहने का मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो सब इस हेड के अंडर आते हैं। इन हेड्स के साथ साथ इन सब चीज़ों की अमाउंट भी राइट साइड पे लिखी होती है जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि इस साल PP&E की क्या वैल्यू है। जैसे बैलेंस शीट में उमूमन कंपनीज करंट और प्रीवियस ईयर की अमाउंट शो करती है जिसमें आपको ये जानकारी दी जाती है कि इस एसेट की वैल्यू पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी है। जैसे आपको एज एन इन्वेस्टर ये मालूम होता है कि कंपनी का एसेट्स करंट ईयर में कितने डेप्रिशिएट या कितने एप्रिशिएट हुए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको सन 2020 और 2019 के नीचे ₹000 लिखा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब है PP&E की वैल्यू जो सन 2020 में 2,53,00,000 की अमाउंट मेंशन है, इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या अमाउंट के लास्ट में 0008 करके फिगर को रीड करेंगे तो आपको एक्चुअल एसेट की वर्थ पता चलेगी। नेक्स्ट है राइट ऑफ यूज एसेट्स। राइट ऑफ यूज एसेट्स को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। जैसे आपको पता है कि कंपनी को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है जिसमें जमीन एक अहम और बुनियादी पैरामीटर है। चाहे कंपनी को कहीं पे न्यू ऑफिस बनवानी हो या कोई दूसरी फैक्ट्री लगवानी हो, इन सब चीजों के लिए जमीन की अरेंजमेंट करना बिजनेस बढ़ाने का पहला कदम होता है। जमीन को अरेंज करने के लिए कंपनी के पास 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता तो यह है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से सीधा जाके जमीन खरीद ले, जिसमें काफी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट स्टक हो जाता है। दूसरा रास्ता ये होता है कि अगर कंपनी के पास जमीन खरीदने के पैसे नहीं है तो वो सीधा जाके कहीं से लोन लेके जमीन खरीद ले, लेकिन इसकी वजह से भी कंपनी के ऊपर कर्जा काफी बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ कंपनी को इंटरेस्ट भी काफी पे करना पड़ सकता है। तीसरा और सबसे फायदे वाला रास्ता, कंपनी ये जमीन कुछ सालों के लिए लीज पे ले ले यानी किराए पे ले ले, जिसके बदले में कंपनी को थोड़ा बहुत रिफंडेबल डिपॉजिट और हर महीने या हर साल सिर्फ रेंट पे करना पड़ेगा और ऊपर से इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। और कंपनी को यह फ्रीडम भी मिल जाएगी कि अगर उस लोकेशन पे सही से धंधा नहीं हो रहा तो वो अपना लीज पीरियड खत्म होने के बाद कहीं और अपना बिजनेस शिफ्ट कर सकती है। अगर प्रिसाइजली बताऊं तो राइट ऑफ यूज एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जो कंपनी के जाती एसेट नहीं बल्कि किसी और के एसेट्स होते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी लीज के आगाज से लेके इख्तिताम तक अपना वाजिब रेंट पे करके उन एसेट्स को पूरे हक के साथ जैसे भी चाहे इस्तेमाल कर सकती है। एक बात और याद रखें, बिज़ाहिर तो ये कंपनी का ज़ाती एसेट नहीं होता और इस एसेट के बदले कंपनी को हर मंथ रेंट पे करना पड़ता है जो कि एक लाइबिलिटी की तरह है, लेकिन ये फिर भी कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट वाले सेक्शन में इंक्लूड होता है क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जो कंपनी को किसी भी किस्म का फाइनेंशियल बेनिफिट दें वो एसेट है, चाहे वो कंपनी का ज़ाती एसेट हो या किसी और का एसेट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी डिटेल्स जानने के लिए हम इंटेंजिबल एसेट्स का नोट नंबर 9 को एक्सप्लोर करके देखते हैं ताकि हमें पता चले कि हैस्कोल कंपनी के पास
ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ नोट नंबर 9 पे हेस्कोल कंपनी ने मेंशन किया है कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंपनी अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करती है। यहाँ एक फाइनेंशियल टर्म आपकी तवज्जो अपने तरफ खींच रहा होगा जो कि अमोर्टाइजेशन के नाम से दर्ज है। मैं जानता हूँ ये फाइनेंशियल टर्म आपके लिए हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। फर्ज करें हेस्कोल कंपनी ने अपने हेड ऑफिस के लिए नया फर्नीचर और कंप्यूटर परचेज किए हैं जिसकी कंबाइंड प्राइस 1 करोड़ है। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि अगले 2 साल तक हेस्कोल कंपनी इस फर्नीचर और कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करेगी और फिर बेचना चाहे तो क्या ये 1 करोड़ में ही बिकेगा या इससे कम प्राइस में बिकेगा? डेफिनेटली इससे कम प्राइस में ही बिकेगा। तो कोई भी टेंजेबल एसेट जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी कदर में कम होता जाए तो उसको अकाउंटिंग की दुनिया में डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जिस तरह टेंजेबल एसेट की वैल्यू के कम होने को डेप्रिसिएशन कहते हैं और उस तरह इंटेंजेबल एसेट की वैल्यू के कम होने को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। आई होप कि अब आपको अमोर्टाइजेशन जैसा फाइनेंशियल टर्म आसानी से हजम हो गया होगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसके तो हेड से ही आपको मालूम हो गया होगा कि ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जो कंपनी ने अपने बिजनेस के अलावा मुख्तलिफ बिजनेसेस में की हो जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा है, तभी तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इंक्लूड हैं। ये वो वाली इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं जो कंपनी ने स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में की हो या फिर किसी बैंक के साथ एफडी में की गई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। हेस्कोल कंपनी के केस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के नोट सेक्शन वाले नंबर 10 को एक्सप्लोर करके देखेंगे तो ये मालूम होता है कि ये वो वाली इन्वेस्टमेंट है जो हेस्कोल कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी जैसे वास एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड और हेस्कोल टर्मिनल लिमिटेड में की है। इसके अलावा हेस्कोल कंपनी ने यह मेंशन किया है कि इन्होंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो कि अलग से एक एंटिटी है उसमें भी कर रखी है। नेक्स्ट है डिफर्ड टैक्सेशन नेट। डिफर्ड टैक्सेशन तो अपने आप में एक मज़ेदार और क्रिटिकल टॉपिक है जिसपे हमने सोचा है कि इन फ्यूचर इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएं, लेकिन यहाँ पे अगर डिफर्ड टैक्सेशन की बात आ गई है तो थोड़ा बहुत इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखो दोस्तों, टैक्स बैलेंस शीट में एसेट में भी आता है और लायबिलिटी में भी आ सकता है। जब ये एसेट में आता है तो इसको डिफर्ड टैक्स एसेट कहते हैं और जब ये लायबिलिटी में आता है तो उसको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। असल में होता कुछ यूं है कि कंपनीज कभी कभी जितना गवर्नमेंट का टैक्स बनता है उससे कम या ज्यादा पे कर देती है, इसी को डिफर्ड टैक्स कहते हैं। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, जैसे कंपनी के ऊपर इस साल 10 लाख का टैक्स बन रहा था तो कंपनी ने सिर्फ 8 लाख का टैक्स ही पे किया, तो ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। लायबिलिटी इस वजह से क्योंकि कंपनी को किसी भी सूरत में 2 लाख रिमेनिंग टैक्स गवर्नमेंट को चुकाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी हमेशा से ही जितनी टैक्स ड्यू बनती है उससे कम ही टैक्स पे करे। कभी कभी कंपनी टैक्स ज्यादा भी पे कर देती है। जैसे कंपनी के ऊपर इस साल 10 लाख का टैक्स बन रहा था तो कंपनी ने 12 लाख का टैक्स पे कर दिया। अब 2 लाख का जो टैक्स कंपनी ने ओवर पे कर दिया है ये कंपनी को अगले साल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रिलीफ की सूरत में कैरिड फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यानी इससे अगले साल अगर कंपनी के ऊपर 10 लाख का टैक्स बनता है तो कंपनी सिर्फ 8 लाख मजीद टैक्स पे करके गवर्नमेंट से अपना हिसाब क्लियर कर देगी। और आखिर में है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। इसके भी हेड से पता चल रहा है कि ये वो वाली अमाउंट है जो कंपनी ने किसी चीज के बदले कहीं पे डिपॉजिट करवाई है। हेस्कोल ने ये डिपॉजिट कहाँ पे और किस वजह से जमा करवाया था इसकी डिटेल कंपनी ने नोट्स वाले सेक्शन में ये मेंशन की है कि कुछ डिपोज और पेट्रोल पंप्स की लैंड कंपनी ने लीज पे ली थी और रियल एस्टेट के उसूल के मुताबिक कोई भी घर, दुकान या प्रॉपर्टी अगर रेंट पे ली जाती है तो उसका कुछ साल का डिपॉजिट प्रॉपर्टी के ओनर को एज ए कोलेटरल दिया जाता है। वैसे ही हेस्कोल कंपनी ने पेट्रोल पंप्स और डिपोज की कुछ लैंड रेंट पे लेते वक्त कुछ डिपॉजिट जमा करवाया था। आई होप कि आपको नॉन करंट एसेट्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमारे साथ फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।